माय डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं फिजिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज वॉन डे ग्राफ जनरेटर। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जेमिसन वॉन डे ग्राफ। उन्होंने एक डिवाइस की डिस्कवरी की थी जो कि हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। इट इज कॉल्ड वॉन डे ग्राफ जनरेटर। तो वॉन डे ग्राफ जनरेटर यूज किया जाता है हाई पोटेंशियल डेवलप करने के लिए। दैट मीन्स पोटेंशियल अप टू 10 की पावर 6 ऑर्डर का, 10 की पावर 6 वोल्ट ऑर्डर का जो पोटेंशियल डेवलप करता है, इस डिवाइस को हम लोग बोलते थे वॉन डे ग्राफ जनरेटर। अभी इतना पोटेंशियल डेवलप क्यों करते थे? क्योंकि हम लोग को न्यूक्लियर रिएक्शन में एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती थी। तो यहां पर वॉन डे ग्राफ जनरेटर यूज होता था। इट इज यूज्ड फॉर एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर चार्ज पार्टिकल्स required to study nuclear reactions। तो भी न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी के लिए हमें एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम्स और अदर चार्ज पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती थी। तो वहां पर हम लोग यूज करते थे वॉन डे ग्राफ जनरेटर। पहले यूज क्या होता था? वॉन डे ग्राफ जनरेटर। बाद में इसको रिप्लेस कर दिया साइक्लोट्रॉन ने, और अभी हम लोग साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स बीम्स। तो भी बात करते हैं वॉन डे ग्राफ जनरेटर की। तो वॉन डे ग्राफ जनरेटर समझने के लिए हम लोगों को दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे। आप दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वॉन डे ग्राफ जनरेटर आपको आ गया। पहला पॉइंट है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स ऑन अ चार्ज कंडक्टर। मतलब क्या हुआ कि एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स on a charged conductor, on a charged conductor। भाई मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि सपोज लेट अस टेक अ स्फीयर। एक स्फीयर ले लिया और इसकी रेडियस है स्मॉल r, और हम लोगों ने क्या किया, इसको चार्ज दे दिया प्लस क्यू। तो भी जब चार्ज प्लस क्यू देंगे तो चार्ज इसके एरिया पर, टोटल एरिया पर ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके सभी टोटल एरिया पे, टोटल सरफेस एरिया पे। अगर हम लोग वोल्टेज निकालें, हम लोग निकालें पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहां से Q की वैल्यू देखेंगे तो Q विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और इंटू V। तो यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और Q की वैल्यू निकालेंगे, विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V। अब बात करते हैं अगर हम लोग चार्ज डेंसिटी की। चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी आप जानते हैं सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी टोटल एरिया की? सिग्मा विल बी Q अपॉन A। तो अगर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा विल बी इक्वल टू Q की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V। और A इसका स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और R से R भी कैंसिल हो जाएगा। और यहां से उन्होंने देखा कि सिग्मा विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट V अपॉन R। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हुई? चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हुई सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट V अपॉन R। अब अगर इसमें बात करें तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो होगा कांस्टेंट। आप जानते हो एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट होता है। और अगर इस स्फीयर की बात करेंगे तो इसकी जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल होगी। The surface of the sphere will be equipotential. That means इसके सरफेस पे सभी जगह वोल्टेज सेम होगा। तो इस स्फीयर के लिए V भी कांस्टेंट हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट हो गया और वोल्टेज भी कांस्टेंट हो गया। तो यहां से हमने क्या देखा कि एप्सिलॉन नॉट और V कांस्टेंट हुआ तो सिग्मा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो क्या होगा कि चार्ज डेंसिटी जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब क्या हुआ कि जहां पर रेडियस ज्यादा होगी वहां पर चार्ज डेंसिटी कम होगी,
और जहां पर रेडियस कम होगी वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर आर की वैल्यू टेंड्स टू जीरो, अगर आर की वैल्यू जीरो को टेंड कर जाए, लिमिट आर टेंड्स टू जीरो, अगर आर की वैल्यू जीरो को टेंड करेगी तो सिग्मा की वैल्यू टेंड करेगी इनफाइनाइट को। मतलब क्या हुआ कि जितनी रेडियस कम होगी, जहां पर जितनी रेडियस कम होगी, जितना शार्प पॉइंट होगा वहां पर चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने ये समझा कि अगर रेडियस कम होगी, दैट इज शार्प पॉइंट्स होंगे, तो वहां पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी। नाउ लेट अस टेक अ ब्रश विद सम शार्प पॉइंट्स। अभी एक ब्रश लेते हैं जिसमें कुछ शार्प पॉइंट्स हैं। वी नो दैट कि व्हेन रेडियस टेंड्स टू जीरो, when radius tends to zero, then charge density sigma tends to infinite। मतलब क्या हुआ कि जिन पॉइंट्स पे रेडियस की वैल्यू जीरो को टेंड करेगी वहां पर चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट होगी। तो दीज आर सम फिक्स्ड पॉइंट्स जहां पर रेडियस की वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है, तो यहां पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी। अभी जब चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो क्या होगा कि इसके आसपास जो एयर पार्टिकल्स हैं तो वहां पर चार्ज लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज लीकेज कैसे स्टार्ट होगा कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स एयर हैं तो ये चार्ज लेंगे और ये रिपल करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या होगा कि ड्यू टू दिस हाई चार्ज डेंसिटी लीकेज ऑफ चार्ज विल स्टार्ट एंड द एयर नियर दीज शार्प पॉइंट्स becomes conducting, or air particles and dust particle in contact with the sharp points take charge and are heavily repelled by the electric force। तो ये जो डस्ट पार्टिकल है, जो एयर है, वो heavily repelled हो जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर क्या होगा, फिर यहां पर नए पार्टिकल्स आएंगे और नए पार्टिकल्स भी सिमिलर वे में रिपल करेंगे। देन heavily repelled by the electric force. Now the fresh particles come in contact and they too are repelled by the electric force. This way air particles continuously take away charges from the sharp points of a conductor and there is a stream of charged particles in front of these sharp points. This will form electric wind। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक विंड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि इसके आसपास एक चार्जेस का स्ट्रीम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहां से क्या समझा, हम लोगों ने समझा कि जब रेडियस की वैल्यू कम होगी, शार्प पॉइंट्स होंगे, तो वहां पर चार्ज की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और वहां पर चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट की। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है कि इफ अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर is enclosed by a spherical shell, then on connecting the inner sphere with the shell with a connecting wire, the charge would necessarily from the sphere shell irrespective of charging condition of the shell। मतलब क्या हुआ कि एक हम लोगों ने स्फेरिकल शेल ले ली और इसके अंदर एक स्फीयर रख दिया और सपोज ये जो स्फीयर ए है इसकी रेडियस स्मॉल आर है और जो ये शेल है, स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस कैपिटल आर। को समझ में आया कि दिस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, दिस इज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अब हम लोगों ने क्या किया कि जो स्फीयर है इसको चार्ज प्लस क्यू दे दिया, तो भाई इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू। तो इस स्फीयर पर प्लस क्यू चार्ज दिया और जो स्फीयर बी है कैपिटल आर रेडियस वाला, इस पर हम लोगों ने चार्ज दे दिया प्लस क्यू। तो इनर स्फीयर जो ए है उसको प्लस क्यू चार्ज दिया और जो आउटर स्फेरिकल शेल है उसको हम लोगों ने चार्ज दे दिया प्लस क्यू। तो अगर हम लोग बात करें कि पोटेंशियल ए पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो बात करते हैं पोटेंशियल एट ए। तो अगर ए पर पोटेंशियल की बात करेंगे तो वीए की वैल्यू हो जाएगी 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पर बात करेंगे तो Q अपॉन R प्लस इस वाले चार्ज की वजह से बात करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज है Q और यहां से इसकी डिस्टेंस है कैपिटल R। तो पोटेंशियल एट ए इसकी वैल्यू होगी VA इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू प्लस Q द पोटेंशियल विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब हम लोग बात करेंगे कि पोटेंशियल एट स्फीयर B। नाउ पोटेंशियल एट B दैट इज VB विल बी इक्वल टू, अभी देखिए VB पर जब हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर एक चार्ज रखा है प्लस Q। अब इसके अंदर जो चार्ज होता है तो इसकी वजह से वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या Q की वजह से जो चार्ज वोल्ट पोटेंशियल आएगा दैट विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, क्योंकि इसके अंदर रखा हुआ है। और इसकी वजह से देखेंगे प्लस Q की वजह से तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन R। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि दोनों स्फीयर्स पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इनर स्फीयर पे हो जाएगा VA और आउटर स्फीयर पे पोटेंशियल हो जाएगा VB। अगर हम लोग फाइंड करें पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा VA माइनस VB। अभी आप इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो देखेंगे Q अपॉन R और Q अपॉन R कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया हम लोगों ने और Q भी कॉमन ले लिया, देन वी गेट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। तो दिस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर A एंड स्फीयर B। अभी यहां पर अपने को ध्यान से ये देखना है कि द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB की वैल्यू आई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है VA माइनस VB, तो पहले हम लोग का दो पॉइंट दिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या दिख रहा है कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज Q, तो भी ऑफ चार्ज Q। तो जो आउटर स्फीयर है उस पर चार्ज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फिक्स होगी, ये इंडिपेंडेंट होगा चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल। तो दैट मीन्स Q की वैल्यू कुछ भी हो, Q की वैल्यू 0 हो, Q की वैल्यू पॉजिटिव हो, Q की वैल्यू निगेटिव हो, पोटेंशियल डिफरेंस Q पर डिपेंड नहीं करता है। तो पहला पॉइंट तो ये दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B will be independent on the charge on the outer shell। तो आउटर शेल पे क्या चार्ज है इस पर पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग को दिख रहा है कि VA माइनस VB विल बी ग्रेटर देन 0, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि R की वैल्यू कम है कैपिटल R से, ये R की वैल्यू कम है और कैपिटल R ज्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि VA विल बी ग्रेटर देन VB, पोटेंशियल डिफरेंस जो A का है वो B से ज्यादा होगा, VA विल बी ग्रेटर देन VB। तो इस केस से हमें क्या समझ में आया कि अगर हम लोग A और B को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे तो सिंस VA इज ग्रेटर देन VB, तो ऑलवेज जो चार्ज फ्लो होगा वो होगा फ्रॉम A टू B। तो चार्ज हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम स्फीयर A टू स्फीयर B। स्फीयर B पर क्या चार्ज है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा जो चार्ज का फ्लो होगा वो स्फीयर A से स्फीयर B पर ही होगा। समझ में आया आपको? समझ में ये आया कि पहला कॉन्सेप्ट ये था कि अगर रेडियस कम होगी, r टेंड्स टू 0 होगा, तो चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट होगी। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है
कि अगर आउटर शेल के अंदर एक इनर स्फीयर रख दें और उसको कनेक्ट कर दें वायर से, तो चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द इनर स्फीयर टू द आउटर स्फीयर, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है और चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एंड चार्ज विल बी फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू द आउटर स्फेरिकल शेल। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, विच इज वॉन डे ग्राफ जनरेटर। तो प्रिंसिपल देखा आप लोगों ने, एक बार फिर बताऊं, चलो बता देता हूं कि पहला प्रिंसिपल क्या था कि अगर रेडियस कम होगी, शार्प पॉइंट्स होंगे, तो वहां पर चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट होगी। दैट मीन्स रेडियस टेंड्स टू 0, देन चार्ज डेंसिटी विल बी इनफाइनाइट। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया कि दो स्फीयर होंगे, एक इनर स्फीयर और एक आउटर शेल, तो जो चार्ज फ्लो होगा वो फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर डिपेंड नहीं करेगा कि आउटर स्फीयर पे चार्ज क्या है। द चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर। अभी दो कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग बात करेंगे ग्राफ जनरेटर, वॉन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉन डे ग्राफ जनरेटर का। तो भी देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक कंडक्टिंग शेल होती है, ये जो ऊपर बनी हुई है कंडक्टिंग शेल है, और उसके अंदर एक इनर स्फीयर है। तो दिस इज इनर स्फीयर। तो ये हो गया इनर स्फीयर, ठीक है। तो ये तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि एक आउटर शेल हो गई और इनर स्फीयर हो गया। अभी दो पुली होती हैं, एक P1 और एक P2, इसके ऊपर सिल्क की एक बेल्ट मूव करती है। अभी सिल्क की बेल्ट मूव कैसे करेगी, तो इस पुली को मूव कराने के लिए हम लोगों ने यहां पर एक मोटर लगा रखी है। इस मोटर से ये पुली मूव करेगी और ये जो सिल्क बेल्ट है वो रोटेट करेगी अक्रॉस P1 एंड P2। अभी ये जो स्फेरिकल शेल है अपनी, इसको हम लोगों ने एक इंसुलेटिंग कॉलम एक स्टैंड पर सेट करके रखा है। तो दीज आर इंसुलेटिंग कॉलम्स जिस पर ये स्फेरिकल शेल जो है वो रुकी हुई है, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग दो ब्रशेस यूज करते हैं, एक ब्रश A और एक ब्रश B। जो ब्रश A है वो एक डीसी बैटरी से कनेक्टेड है, जो कि अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 4 वोल्ट ऑर्डर का यहां से वोल्टेज जनरेट करेगी और चार्ज देगी A को, और इसका निगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है। और जो दूसरा ब्रश यूज किया है, दूसरा ब्रश B है, जो कि कंडक्टिंग शेल से कनेक्टेड है। तो ये कंडक्टर ब्रशेस हैं दो, A और B। A कनेक्टेड है बैटरी से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और B कनेक्टेड है स्फेरिकल शेल से। तो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉन डे ग्राफ जनरेटर। नाउ विल टॉक अबाउट वर्किंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज वर्किंग ऑफ वॉन डे ग्राफ जनरेटर। तो भी वर्किंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये मोटर स्टार्ट करते हैं, तो सिल्क बेल्ट रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज पहुंचता है ब्रश A पर। ब्रश A पर पहुंचता है पॉजिटिव चार्ज, तो ब्रश A में कुछ शार्प पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जहां पर शार्प पॉइंट्स होते हैं वहां पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अभी जब चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। भाई पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो A पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब A के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए A के पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा, A पर पहुंचा पॉजिटिव चार्ज, A के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये जो सिल्क बेल्ट है वहां से इलेक्ट्रॉन चले और इस ब्रश के जो शार्प पॉइंट्स थे उन पर प्रेजेंट चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। तो अभी A से जो सिल्क बेल्ट है वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और A के चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। अभी तो इससे हुआ क्या, हुआ ये कि जो ये सिल्क बेल्ट है इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आया आपको? क्या हुआ, A पर पॉजिटिव चार्ज था,
के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए सिल्क बेल्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जब सीट बेल्ट से चार्ज निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो सिल्क बेल्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हम लोग को पता है कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करेगा ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्ज आके निकल जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पहुंचेगा ब्रश बी पर। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि कौन सा चार्ज पहुंचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो भी क्या होगा कि कंडक्टर वायर से जो ये स्फेरिकल शेल है इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेंगे। भाई इस पर कौन सा चार्ज पहुंचा, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। तो स्फेरिकल शेल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए और उन इलेक्ट्रॉन्स ने ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया और जो सीट अपनी ये बेल्ट थी, सिल्क बेल्ट, वो न्यूट्रल हो गई। क्या था, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए कि बैटरी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ए पर पहुंचा, ए कांटेक्ट में आया सिल्क बेल्ट के, सिल्क बेल्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले जो कि ए पे चार्ज को न्यूट्रल कर दिया, तो सिल्क बेल्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब मोटर रोटेट हुई तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर पहुंचा और ये कांटेक्ट में आया ब्रश बी की। अब ब्रश बी पे क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसने अट्रैक्ट किए, कहां से, शेल से, और इस चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। अब शेल से तो इलेक्ट्रॉन चले गए तो शेल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, शेल पे आ जाएगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और सीट बेल्ट सिल्क बेल्ट न्यूट्रल हो गई। अभी ये न्यूट्रल सिल्क बेल्ट आगे मूव करेगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा अगेन एंड अगेन। तो फिर से यहां पर आएगी, फिर ये चार्ज देगा और हम लोग देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली ए जो है वो चार्ज दे रहा है सिल्क बेल्ट को। सिल्क बेल्ट ऊपर पहुंचेगी रोटेट होकर के और वो चार्ज ब्रश बी से पिक होता जा रहा है और जो हम लोग का स्फेरिकल शेल है उस पर कलेक्ट होता जा रहा है। तो इस टाइप से क्या होगा कि जो स्फेरिकल शेल होगी उस पर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा और वोल्टेज भी इंक्रीज होता जाएगा। तो बाय दिस वे वी कैन इंक्रीज द पोटेंशियल ऑन द स्फेरिकल शेल। तो अभी पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा और हम लोग पोटेंशियल को इंक्रीज करा सकते हैं अप टू 10 की पावर 6 वोल्ट। इस ऑर्डर का हम लोग पोटेंशियल इंक्रीज करा सकते हैं अक्रॉस द स्फेरिकल शेल। तो इस टाइप से वर्क करता है वान डे ग्राफ जनरेटर। आप एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना चाहें तो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं कि ए पर पॉजिटिव चार्ज पहुंचा और ये जो सिल्क बेल्ट है उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो सिल्क बेल्ट पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर पहुंचा रोटेट होकर के और कॉम्प बी के कनेक्ट में आया, ब्रश बी के कनेक्ट में आया और कनेक्शन में क्या किया, बी ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज करने में उसने स्फेरिकल शेल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पुल किए, तो जब इलेक्ट्रॉन्स पुल किए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन जब रिपीट करेंगे हम लोग तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता रहेगा। बाय दिस प्रोसेस the voltage, the potential on the spherical shell will be increases continuously. Connected to the sphere, S is evacuated tube which serves as the particle accelerator. यहां से ट्यूब लगा देंगे और इसमें ट्यूब में कुछ चार्ज पार्टिकल्स रखे होंगे, तो वो चार्ज पार्टिकल्स को फोर्स रिपल करेगा और उस रिपल करने से हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन पे बॉम्बिंग करा सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स की। तो इस टाइप से ये वॉन डे ग्राफ जनरेटर था और हम उसका यूज कर सकते हैं। तो नाउ यूजेस ऑफ वॉन डे ग्राफ जनरेटर आर, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन हाई वोल्टेज फिजिक्स एंड द मेन यूज टू एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल्स which are used as a projectile to break atoms. This is why it is also called atom smasher. इसे हम लोग एटम स्मैशर भी कहते हैं। तो आई थिंक आपको वॉन डे ग्राफ जनरेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा।